Good afternoon, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. In today's class, we will start our chapter number 12, friction. It is given on page number 169. So, take out your science book and open page number 169. So, let's get started. Friction. What do you mean by friction? फ्रिक्शन क्या होती है? ओके, सो इस फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लेट्स सपोज आपने एक बॉल ली और आपने वो बॉल ग्राउंड पे फेंकी. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो बॉल आपने फेंकी कुछ टाइम बाद वो बॉल जाके ग्राउंड पे रुक जाएगी, है ना? ऑल्सो अगर आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल कैसे चलाते हैं? पैडल मार के. जब आप वो पैडल मारना छोड़ देंगे तो एक टाइम आएगा कि जो साइकिल है वो भी स्टॉप हो जाएगी, है ना? तो इन दोनों केसेस में आपने कुछ नोटिस किया कि एक टाइम ऐसा आया जब जो ऑब्जेक्ट था उसने अपनी मूवमेंट बंद कर दी, उसकी मूवमेंट स्टॉप हो गई. बॉल की मूवमेंट स्टॉप हो गई जो आपने थ्रो की थी. साइकिल जो आप पैडल कर रहे थे, चला रहे थे, वो भी एक टाइम पे स्टॉप हो गई जब आपने पैडल मारना छोड़ दिया. सो ऐसा क्या सिचुएशन वहाँ पे अराइज हुई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो जो मूवमेंट थी वो स्टॉप हो गई? वहाँ पे एक फोर्स थी जो कि एक्ट करी, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. एंड फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कहाँ से आता है? फ्रिक्शनल फोर्स हमारा फ्रिक्शन से आता है. सो व्हेनेवर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि जब आपने बॉल को थ्रो किया तो आपने एक फोर्स लगा के उस बॉल को थ्रो किया, ठीक है? जब वो बॉल हमारी ग्राउंड पे आई तो क्या हुआ? वो बॉल हमारी ऐसे मूव करने लगी, फिर धीरे धीरे जाके वो स्लो होती रही और एक टाइम पे बिल्कुल स्टॉप हो गई. यहाँ पे वो बिल्कुल स्टॉप हो गई. तो व्हाट हैपेंस कि जब आप फोर्स लगाते हो तो उसके अपोजिट में एक दूसरी फोर्स लगती है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन बोलो या फिर फ्रिक्शनल फोर्स बोलो. सो ये जो अपोजिट फोर्स लगाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. लेट्स सपोज कि आप कहीं जा रहे हैं, ये आप हैं, आप कहीं जा रहे हैं और सामने से आपको किसी ने रोक लिया या फिर कोई गाड़ी आ गई, नॉट गाड़ी, आपको किसी ने रोक दिया. तो आप क्या करोगे? आपके सामने से कोई आ रहा है तो आप रुक जाओगे, राइट? क्योंकि आपके सामने से कोई आ रहा है. सिमिलरली जब ये बॉल मूव कर रही थी तो इस पर एक फोर्स लगी थी जो कि आपने अप्लाई करी थी अपने हाथों से. अब एक दूसरी फोर्स इस पे वर्क कर रही है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है. इस वाले केस में भी ये था, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो बट सेम डायरेक्शन में सामने से कोई आपके सामने आ रहा है, तो क्या आप वापस मतलब कंटिन्यू जा पाओगे? नहीं, आपको रुकना पड़ेगा. सिमिलरली बॉल के केस में भी यही हुआ. जब आपने फोर्स लगाई तो इसके अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगी जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गई. सिमिलरली साइकिल के केस में आप साइकिल चला रहे हैं, पैडल कर रहे हैं, जब आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो क्या हुआ? वो जो साइकिल है वो स्टॉप हो गई. ओके, सो दिस इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. So there is an activity. Let's read this. Consider a ball moving on the ground. What happens to the state of motion of the ball in due course of time? The ball slows down gradually and stops after covering some distance. Why did the ball stop? ये similarly इसमें बॉल का एग्जाम्पल है. आपने बॉल को फेंका ग्राउंड पे, आफ्टर सम टाइम वो जाके रुक गई. बॉल क्यों रुकी? वी नो दैट सम फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉल. अब अपने आप तो वो रुकी नहीं, वो किसकी वजह से रुकी? एक फोर्स की वजह से रुकी. दिस फोर्स एक्ट्स इन बिटवीन द ग्राउंड एंड द मूविंग बॉल एंड अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल. एक फोर्स थी बिटवीन द ग्राउंड एंड द फुटबॉल एंड इस फोर्स की वजह से ही ये जो बॉल थी वो स्टॉप हो गई. और ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये बॉल जो है इसकी मूवमेंट रुक गई और ये स्टॉप हो गई.
Now answer the following questions. What changes the state of motion of the moving ball? वो जो मूविंग बॉल थी वो रेस्ट पे कैसे आ गई? जो उसका स्टेट था वो चेंज कैसे हो गया? वो पहले मूव कर रहा था, बट वो बॉल पहले मूव कर रही थी, उसके बाद वो स्टॉप हो गई, रेस्ट पे आ गई। तो ये चेंज किस वजह से आया? ये चेंज हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आया। सेकेंड, is it possible to see the force which stops the motion of the ball? Okay, now we know कि frictional force की वजह से जो बॉल थी वो रुक गई, बट क्या हम उस फोर्स को देख सकते हैं? क्या देख सकते हो? नो, हम उस फोर्स को नहीं देख सकते, बट जो उसका इफेक्ट है हम उसे देख सकते हैं। ओके, सो नाउ आपके पास एक आइडिया है कि फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन हमारी मोशन के अपोजिट होती है ना? फ्रिक्शन एंड मोशन हमारे अपोजिट होते हैं। जिस डायरेक्शन में आपका मोशन होता है उसके अपोजिट हमारी फ्रिक्शन होती है, और जो फोर्स हमारी यहाँ पे लगती है उसके अगेंस्ट जो फोर्स लगती है वो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। नाउ अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। वी नो दैट अ नेट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। Force is also required to bring a moving body to rest. The speed of a moving object increases if it is pushed along the direction of its motion. Also, the speed of a moving object decreases if it experiences a force in a direction opposite to its motion. We also know that all moving objects finally come to a stop after a while. हम सबको पता है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? हमें कुछ अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, और वो जो स्पीड है और वो जो फोर्स है दैट इज़ द स्पीड। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी स्पीड से जो बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, ठीक है? तो वो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। लेट्स सपोज यही ले लेते हैं, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, अगर हम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो बॉल जल्दी जल्दी उस साइड जाएगी, है ना? बट अगर हम इसके अपोजिट कोई फोर्स लगा दे तो क्या ये वापस आगे जा पाएगी? नहीं, तो ये वापस आगे नहीं जा पाएगी और इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। दो केस समझ आ गए? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। स्पीड अगर हम पुश करेंगे तो इंक्रीज हो जाती है हमारी स्पीड, बट अगर हम ये जो हमारा फोर्स की डायरेक्शन थी इसके अपोजिट कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, एंड जब उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो डिक्रीज होते होते एक टाइम आएगा जब वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाएगा और उसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ किक्ड बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। सेम एग्जाम्पल, आप फुटबॉल खेलते हो, आप उसे किक करते हो, एक टाइम आता है जब वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड 0 हो जाती है। एन ऑटोमोबाइल स्टॉप्स व्हेन इट्स इग्निशन इज स्विच्ड ऑफ एंड सो ऑन। जब आप कार चला रहे हो, आप उसका इंजन स्विच ऑफ कर देते हो तो वो भी रुक जाती है। दीज मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फोर्स। और ये जितनी भी मूवमेंट स्टॉप हो जाती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? एक फोर्स की वजह से होती हैं। दिस फोर्स विच अपोजेज मोशन व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें क्या होता है? हमें 2 बॉडीज चाहिए। जैसे इसमें एक सरफेस था, एक फुटबॉल था, तो 2 सरफेसेस आ गए। तो 2 सरफेसेस जिनके बीच फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आता है और बॉडी की मूवमेंट को रोक देता है। ओके, नाउ अब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। जैसा मैंने आपको बताया था, ये अप्लाइड फोर्स है, इसके अपोजिट होता है हमेशा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, और इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है और रेस्ट पे आ जाता है।
The force of friction always opposes the relative motion between two bodies in contact irrespective of the direction of motion. Push a table with a small amount of force. Are you able to move it? It is unlikely that you are able to move the table. The hidden force between the base of the table and the floor which opposes the motion of the table on the floor is known as friction or force of friction. The force of friction acts both on the surfaces in contact with each other. ये सरफेस है, फ्लोर है, इस पे एक टेबल है. अगर आप इसको पुश करोगे तो क्या ये टेबल पुश हो जाएगी? मे बी अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओ तो आप इसको मूव कर सकते हो, बट मोस्टली आप इसको मूव नहीं कर पाओगे, ईजिली मूव नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि ये जो टेबल है और ये जो सरफेस है ये दोनों कांटेक्ट में है. अब ये जो फ्लोर है, अब ये दोनों कांटेक्ट में, दैट मीन्स एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा. फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? वो मूवमेंट को स्टॉप कर देता है या फिर ब्रेक कर देता है. दैट्स वाई हम इस टेबल को ईजिली मूव नहीं कर सकते. ओके, अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. ओके, सो देयर इज़ एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हम जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और किस डायरेक्शन में वो वर्क करता है ये भी जान पाएंगे. द मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर, यू नीड अ हैवी बॉक्स एंड अ स्मूथ सरफेस, या फिर कोई भी एक फ्लोर चाहिए आपको. प्रोसीजर: प्लेस अ हैवी बॉक्स ऑन द फ्लोर एंड जेंटली पुल इट टू द राइट साइड. आपको क्या करना है? एक बॉक्स लेना है, उसको एक सरफेस पे रखना है और उसको राइट साइड पे पुल करना है. ओके, so observation, what can you observe? The box moves through some distance to the right side and then stops. सेम वही होगा जब आप उसको राइट साइड पे पुश या पुल करेंगे. सो व्हाट विल हैपन कि वो कुछ देर तक तो आगे हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, बट एक टाइम आएगा जब वो रुक जाएगा. सिमिलरली सेम अगर आप लेफ़्ट साइड पे करो, आप उसे लेफ़्ट साइड पे पुल करो, सेम विल हैपन. जो बॉक्स है वो कुछ देर के लिए तो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप हो जाएगा. तो आफ्टर सम टाइम वो जो स्टॉप हो रहा है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है फ्रिक्शनल फोर्स. This shows that when we pull the box towards the right side, a force acts on it toward the left side which opposes its motion on the floor. जब हम मोशन लगा रहे थे राइट साइड पे तो इसके अपोजिट क्या काम कर रहा था? कौन सी फोर्स थी? फ्रिक्शन थी. तो वो जो बॉक्स था वो स्टॉप हो गया. सिमिलरली जब हमने लेफ़्ट साइड पे फोर्स लगाई तो जो फ्रिक्शन थी वो लेफ़्ट साइड पे एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से बॉक्स फिर रुक गया. सो इस पे आप क्या देख सकते हो कि जो मोशन है फ्रिक्शन का वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है. जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. जब आप राइट साइड पे फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन लेफ़्ट साइड पे काम कर रहा था ऑपोजिट, और जब आप लेफ़्ट साइड पे फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन हमारा उसके ऑपोजिट राइट साइड में वर्क कर रहा था. सो इट इज़ क्लियर कि जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होती है उसके अपोजिट वर्क करती है. Similarly, when we pull the box towards the left side, it moves for some distance towards the left side and then stops because force of friction acts towards the right side. अब इसका conclusion क्या है? Conclusion ये है that the force of friction acts on the box in a direction opposite to the direction of the motion of the box. कि जो हमारा friction force होता है वो हमेशा opposite काम करता है to the applied force. In activity first, it must be noted that the force of friction occurs between surface of floor and the surface of box. And also, ये पॉइंट है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट काम करता है. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है.
जो हमें पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज फ्रिक्शन के लिए हमें दो सरफेसेस चाहिए होते हैं, लाइक फुटबॉल और सरफेस, फुटबॉल की सरफेस और जो हमारा फ्लोर है उसका सरफेस, उसमें दो सरफेस थी। इसमें भी एक हमारे पास फ्लोर है और दूसरा, ये एक हमारे पास फ्लोर, इसका सरफेस हो गया, और दूसरा ये जो हमारा बॉक्स है इसका जो सरफेस है ये हो गया। और ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी फ्रिक्शन क्रिएट किया जाता है या फिर वो क्रिएट होता है। सो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट काम करती है। सेकेंड इज दो सरफेसेस चाहिए होते हैं हमें इसमें, एंड थर्ड इज कि वो जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। A frictional force always acts to oppose the motion of body over a surface and is thus an example of contact force. क्योंकि इसमें दो surfaces का contact होता है, that's why हम इसको contact force बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज फ्रिक्शन ओरिजिनेट? हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्रिक्शन क्या होती है और किस सिचुएशन में फ्रिक्शन और हमारी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है, बट फ्रिक्शन ओरिजिनेट कैसे करती है? Let's study. Friction is very closely related to the roughness and unevenness of the surfaces in contact. Roughness and unevenness of the surface is, okay, we have two types of surfaces. जैसे आपका फ्लोर भी होता है, जो आपके घरों में जो फ्लोर होता है वो कैसे होता है? बिल्कुल स्मूथ होता है, टाइल्स लगी होती है उसमें। अगर आप वहीं पे आप किसी गली में चले जाएं या फिर किसी ऐसे एरियाज में चले जाएं, आप किसी रोड में चले जाइए, अब वो रोड जो है वो स्मूथ नहीं होती। कई जगह होता है रोड स्मूथ नहीं होती, उसमें गड्ढे होते हैं या फिर बाकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है। दैट मीन्स कि उनकी जो सरफेस है वो प्लेन ना हो के ऐसी होती हैं, गड्ढे होंगे कहीं पे कुछ चीज़ें होंगी। सो दैट मीन्स कि एक तो होती है स्मूथ और एक होती है रफ़। ये हो गई हमारी स्मूथ और ये हो गई हमारी रफ़, ठीक है। तो इसी रफनेस को हम अनइवननेस बोलते हैं, क्योंकि ये स्मूथ है, इवन है, फ्लैट है, एक जैसी है, दैट्स वाई ये हमारी इवन हो गई। बट यहाँ पे तो इवन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे ऊंची है, कहीं पे ऐसी है, कहीं पे सही होगी, कहीं पे फिर ऊंची होगी, तो ये हमारी अनइवन है, ठीक है, ये हमारी अनइवन सरफेस हो गई। अब फ्रिक्शन हमारी ये जो अनइवन सरफेसेस होते हैं इन्हीं पे डिपेंड करती है। कैसे? Let's see. The frictional force increases with the increase in roughness of the surface. आप ये डायग्राम देखें, इसमें आप दो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। लेट सपोज ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। अब इनकी सरफेस आप देख सकते हो, इसकी सरफेस आप बताओ कैसी है? क्या इसकी सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है? इसकी सरफेस हमारी रफ है, क्योंकि ये इवन नहीं है, इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, है ना, दैट्स वाई। और दोनों ही ऑब्जेक्ट के सरफेसेस हमारे रफ हैं। अब व्हाट हैपन्स इज, जैसे आपने लॉक एंड की देखा है कि एक जो लॉक होता है उसकी एक पर्टिकुलर की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसा किया जाता है कि सिर्फ वही की उस लॉक को खोल सकती है और वही उसमें फिट हो पाती है। सिमिलरली अगर हम यही एग्जांपल लें, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो सरफेसेस हैं, इनकी ये जो इरेगुलरिटीज़, ये जो अनइवन सरफेसेस हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। क्या है? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मीन्स ये कनेक्ट हो गया। जैसे आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की रफ सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट की रफ सरफेस के साथ लिंक हो गई हैं, ये एक साथ जॉइन हो गई हैं। और क्योंकि ये जॉइन हो गई हैं, इसी की वजह से अब आप अगर इसको अलग करने की कोशिश करोगे या फिर इसको मूव करने की कोशिश करोगे, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अलग करने की या मूव करने की कोशिश करोगे, तो ये मूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लिंक हो गई है, जुड़ गई है। नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। जो सॉलिड सरफेस होता है, कोई भी ऐसी सॉलिड सरफेस नहीं है जो बिल्कुल ही परफेक्टली स्मूथ हो, इवन हो। हाउएवर द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। हम ये भी नहीं बोल सकते कि सारी खराब होती हैं, बट ये जो डिग्री है रफनेस की वो वेरी करती हैं। कुछ
आप ये कई सारे सरफेसेस ले लीजिए, एक थोड़ी हमारी स्मूथ है, एक हमारी थोड़ी रफ है बट स्टिल ठीक है। अब कुछ आएंगे जिसमें ये हो गई, अब कुछ ऐसे आएंगे जिसमें बहुत ही रफनेस और इरेगुलरिटीज़ हैं। तो ये डिपेंड करती है ऑन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कि उनकी सरफेस कैसी है। Even a surface that appears smooth to naked eye is actually rough. A closer view of the surface through a high-power magnifying lens or horizontal microscope clearly shows that the surface has minute crests and troughs, cracks and bumps or hills and valleys. These are known as irregularities or imperfections. जितनी भी सरफेसेस होती है जो हमें स्मूथ सरफेसेस दिखते हैं ना अपने नेकेड आई से, उनमें भी कुछ रफनेस होती है। अगर आप उन सरफेसेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आप उनकी सरफेसेस में कई रफनेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। इस टाइप के या फिर इस टाइप के कई सारे अनइवननेस और रफ सरफेसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये जो अनइवननेस है इसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलरिटीज या फिर इम्परफेक्शंस। ओके, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये लाइंस हो गई, जो इस पिक्चर में है ये हो गई, ये सारी क्या है, इरेगुलरिटीज हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय दिस इरेगुलरिटीज फाउंड ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। एंड जब दो इरेगुलरिटीज एक साथ लिंक हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि इस केस में देखो, ये सरफेस है, इसके कुछ इरेगुलर सरफेसेस होंगे, ये जो फ्लोर है इसके कुछ इरेगुलर सरफेसेस होंगे, तो क्या होगा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। और क्योंकि ये ज्वाइन हो जाते हैं, दैट्स वाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है और हम कहते हैं कि फ्रिक्शन ने एक्ट किया है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये जो बॉक्स है वो रुक गया। ओके, सो दिस इज हाउ फ्रिक्शन ओरिजिनेट्स। It is due to the interlocking of irregularities of the two surfaces that friction is produced between them. दो जो हमारे irregularities हैं वो interlink हो जाते हैं, interlock हो जाते हैं, join हो जाते हैं, जिसकी वजह से friction produce होता है। Figure 12.3 shows the interlocking of two solid surface. इसमें हमारी interlocking ही show की गई है और ये microscopic view है। आप यही एग्जाम्पल ले लो कि ये हैवी बॉक्स और फ्लोर है, इसको जब इनकी सरफेसेस को आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे और आपको पता चलेगा कि बॉक्स क्यों स्टॉप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इनकी जो इरेगुलरिटीज़ थी, बॉक्स और फ्लोर के सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ थी वो आपस में इंटरलॉक हो गई, जॉइन हो गई, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है बॉक्स की वो स्टॉप हो गई। Next, the force of friction also arises due to force of adhesion. When two surfaces come in contact, many contact points are formed. The atoms or molecules present at such point of contact give rise to attractive force of adhesion, which oppose the relative motion of the bodies. So, एक reason इन्होंने बताया क्या होता है कि इनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। दूसरा ये होता है, दूसरा होता है फोर्स ऑफ अडहेशन। अब व्हाट इज फोर्स ऑफ अडहेशन? अडहेशन मीन्स, अडहेशन का भी सेम ही मीनिंग होता है, ज्वाइन करना या फिर चिपकाना। ओके, अडहेशन होता है हमारा चिपकाना। आपको पता है आपके फेविकोल को हम एडहेसिव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फेविकोल क्या करता है, ज्वाइन करने का या चिपकाने का काम करता है। सिमिलरली इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, अधेसिव। तो फोर्स ऑफ अधेशन क्या हो गया? फोर्स ऑफ अधेशन हो गया वो फोर्स जिससे दो चीज़ें चिपक जाती हैं, लिंक्ड हो जाती हैं या फिर ज्वाइन हो जाती हैं। लेट्स सी, आप देख सकते हैं जैसे ये सरफेस और ये सरफेस इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे दो सरफेसेस मिल रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो जब ये दो सरफेसेस अब कांटेक्ट में आते हैं तो ये चिपक जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्सेस ऑफ अडहेशन। ओके, सो फ्रिक्शन के दो रीज़न क्या हैं? पहला रीज़न इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस,
पहला, जो दो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ होती है वो इंटरलॉक्ड हो जाती है, एंड सेकेंड, ये जो दो सरफेस हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अधेशन आ जाते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से चिपक जाती हैं, और क्योंकि एक दूसरे से चिपक जाती हैं दैट्स वाई हम इसे अलग नहीं कर पाते और उसकी मूवमेंट नहीं करा पाते, दैट्स वाई ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। सो फॉर टुडे हम इतना ही कवर करेंगे। हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है और वो ओरिजिनेट कैसे होती है, फ्रिक्शन के ओरिजिनेशन के रीज़न क्या है, कॉज क्या है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।